नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है पिता का आक्रोश। गरिमा सुबह से परेशान थी। रसोई में बर्तन पटक रही थी तो अमर ने चिल्लाते हुए पूछा, आज कौन सा पहाड़ टूट गया है जो तुम रसोई में बर्तन पटक रही हो? कभी आराम से नहीं कर सकती क्या? और अगर कोई बात है तो मुंह से बोल दो, यूँ बर्तन मत फोड़ो। तभी गरिमा गुस्से में बोली, महीने के ख़त्म होने में अभी 5 दिन बाकी हैं, फिर भी मकान मालिक पैसे मांगने चला आया। इतने बड़े शहर में 5,000 किराया देना पड़ता है। बच्चों की फीस के रिमाइंडर आने लगे हैं स्कूल से। राशन भी ख़त्म होने को आया है। तुमसे तो कुछ होता नहीं, सब कुछ घर में रहकर मुझे भुगतना पड़ता है। अमर बोला, तो क्या करूं, अपनी किडनी बेच दूं? कोशिश कर रहा हूं, ओवर टाइम भी शुरू कर दिया है। आज नहीं तो कल हालात बदल ही जाएंगे। थोड़ा सब्र तो रखो। देखो जी, इतना हाथ पांव मारने पर भी तुम्हें इतने सालों में क्या ही मिला? 10 साल हो गए हैं दिल्ली में रहते रहते। जितनी आमदनी नहीं है उससे 2 गुना खर्चा होता है। कितनी बार कहा है, गांव की ज़मीन मकान बेच दो। जो पैसा आएगा उससे हम अपना काम धंधा शुरू करेंगे, खुद का मकान बनाएंगे और इस रोज़ की हाय हाय किटकिट से मुक्त हो पाएंगे। मगर नहीं, तुम्हें तो शर्म आती है अपने पिताजी से बात करने में। आखिर उनके मरने के बाद भी तो सब कुछ हमारा ही होगा। अपना नहीं तो बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोचते? तभी अमर बोला, अब ऐसा तो नहीं कि वो आज ही मर जाएंगे। तुम ये फालतू की बकवास किए जा रही हो। मेरे माँ बाप के बारे में माना तुम सही कहती हो, हमें मदद मांगनी चाहिए। लेकिन मैंने उनसे कितनी बार कहा कि हमारे साथ आकर रहो, अच्छा घर ले लेंगे, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं गांव की हवा पानी ही उन्हें सुहाती है। गांव छोड़कर यहाँ काल कोठरी जैसे मकान में नहीं रहेंगे। जी, आपका दिमाग खराब है। जाकर थोड़ा प्यार से बोलो, इकलौते बेटे के लिए ज़रूर पिघल जाएंगे। अच्छा एक काम करो, सर्दियों की छुट्टी आ रही है, हम सब 10 दिन के लिए गांव चलते हैं और मैं माँ जी से बात करूँगी। हो सकता है उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए और हमारे बारे न्यारे हो जाएं। गरिमा अपनी तंगी से बहुत परेशान थी। गरिमा खुद गरीब परिवार से थी, लेकिन बड़े शहर में आकर उसके सपने ख्वाहिश बहुत बड़े हो गए थे। वो कैसे भी अपना खुद का घर खरीद कर बिजनेस कर अपना रहन सहन सुधारना चाहती थी, ताकि अपनी सहेलियों में अपनी धाक जमा सके। उसकी सहेलियां बहुत पैसे वाली थीं। गरिमा अपनी झूठी शानो शौकत बताकर अपनी सहेलियों में शामिल होती रहती थी। अभी कुछ दिन पहले सहेली राखी ने उसके घर पर पार्टी करने के लिए कहा। गरिमा ने जैसे तैसे तो टाल दिया, लेकिन उसकी भी इच्छा होती है कि अब सब मेरे घर आए, मेरा रहन सहन देखें और मैं भी सभी के सामने बोल सकूं कि मेरे पास भी सब कुछ है जो तुम लोगों के पास है। आखिर कब तक ऐसे उधारी में सामान खरीद कर शोभा करती रहूं? खैर सभी गांव पहुँचे और अपने माँ बाबूजी के घर पर दस्तक दी। शारदा जी ने दरवाज़ा खोला तो अचानक अपने बेटे बहू और नाती पोतों को आया देख तुरंत ही शारदा जी ने श्याम जी को बुलाया और उन लोगों को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। बहुत अच्छा किया बेटा जो हमसे मिलने चले आए, वरना तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं होती कि अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर लो। अरे बाबूजी, याद तो आपकी बहुत आती है, लेकिन क्या करूं, फैक्ट्री में काम बहुत है। सुबह का जाता हूं, रात को आता हूं, खाना भी ठीक से नहीं खा पाता और घर में गरिमा को भी बहुत काम रहते हैं। बच्चे संभालती है और स्कूल की छुट्टियां भी बहुत कम होती हैं। मगर इस बार सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम आपसे मिलने आ गए। तब शारदा जी अपने बेटे से बड़े प्यार से बोली, बहुत अच्छा किया बेटा, तेरे पिताजी तो यूं ही ताना मारते रहते हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानना। चलो तुम लोग मुंह हाथ धो लो, बढ़िया चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सबने चाय नाश्ता किया और अपने कमरे में आराम करने चले गए। अगले दिन गरिमा और अमर दोनों ही माँ बाबूजी की सेवा में लग गए। जहाँ अमर अपने पिता के संग खेती बाड़ी का मुआयना करने जाता, मकान की कीमत निकालता था, वहीं गरिमा घर में अपनी सास के साथ घुल मिलकर उनके गहने
रुपया पैसा के बारे में जानकारी लेती। इतना प्यार सम्मान पाकर माँ बाप दोनों धन्य हो गए। वो हमेशा सोचते थे कि बच्चों को शहर की हवा लग गई है, अब गांव की धूल मिट्टी खाने क्या ही आएंगे, हम जैसे बूढ़ों को यहीं मर जाना होगा। लेकिन अपने बेटे बहू का व्यवहार देख वे दोनों अति प्रसन्न थे। गांव वाले भी उनसे कह रहे थे कि अमर जैसा लायक बेटा है आपके पास। श्याम जी, अब तो तुम्हारे हाथ पांव ढंग से नहीं चलते, जाकर वहीं अपनी सेवा करवाओ। हमें पूरा विश्वास है अमर तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लोगों के मुंह से ये बातें सुनकर श्याम जी फूले नहीं समाते। अपनी बहू से इतनी सेवा पाकर शारदा जी के होठों पर भी सिर्फ गर्मा बहू की ही बातें रहती। वो बड़े चाव से कभी उनके पैरों की मालिश करती, कभी सिर में तेल लगाती, चोटी करती, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना पकाकर खिलाती। बच्चे दिन रात दादा दादी करते पीछे घूमते फिरते। इसे देख दोनों दंपत्ति के अंदर अपने बेटा बहू और पोता पोती के साथ रहने की इच्छा जागृत हो गई। एक दिन शाम को सभी मिलकर खाना खा रहे थे। तब श्याम जी बोले, बेटा शहर में कितने कमरों का मकान है? अरे बाबूजी, 2 कमरे हैं, उसी में रसोई बना रखी है। बेचारे बच्चे पढ़ने के लिए भी छत पर कभी बरामदे में बैठे रहते हैं, रात को भी एक कमरे में ही सो जाते हैं। ऊपर से साफ सफाई के लिए मकान मालिक की चिकचिक अलग सुननी पड़ती है। किराया भी इतना है कि महीने की आधी तनख्वाह उसी में चली जाती है। कभी कभी लगता है खाए क्या। फिर श्याम जी बोले, ये तो बड़ी परेशानी है बेटा, क्यों ना हम एक काम करें, अपना गांव का यह मकान बेच देते हैं। देखूं तो सही, 8 दिन में मुझे इतना सुख मिला है। जब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास रहूंगा तो मेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। जो बात करने में अमर हिचकिचा रहा था वो बात खुद सामने से पिताजी ने कह दी, जिसे सुनकर गरिमा और अमर दोनों पति पत्नी का ही खुशी का ठिकाना ना रहा। अपने पति की यह बात सुनकर शारदा जी बोली, यह तो बहुत अच्छा सोचे हैं जी, मेरे मन में भी यही था। इतनी प्यारी बहू मिली है, मैं हमेशा यही सोचती काश इससे अपनी सेवा करवाने का मौका भी मिलता। मगर आप ये गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए मैं डर के मारे बोलती नहीं थी। मगर आपके मन में ऐसा विचार आया तो जल्दी कीजिए, इतना अच्छा मौका मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। हाँ पापा, इससे अच्छा और क्या होगा, हम अपने खुद के मकान में मिलजुल कर रहेंगे। फिर एक कार ले लूँगा, उसमें आपको बैठाकर मॉल, होटल, बाजार, मंदिर घुमाने ले जाया करूँगा। आप भी तो देखें जलवे बड़े शहर के। यह सब सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। फिर अमर बोला, मगर बाबूजी मकान क्यों, खेत की ज़मीन भी बेचकर यहाँ से चलते हैं, दोबारा आने का झंझट ही नहीं रहेगा। इस बारे में क्या कहते हैं बाबूजी? बेटा, ज़मीन पुरखों की निशानी है। देखता हूँ, मन तो नहीं करता, फिर भी देखता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अगले दिन उन्होंने सारी बात अपने खास दोस्त मनोहर को बताई, जो कि गांव का बड़ा किसान था। सारी बात सुनने के बाद मनोहर बोला, श्याम जी, बेटा बहू के साथ जीवन बिताना अच्छी बात है, उसके लिए अपना मकान खेत सब बेचकर चले जाना भी ठीक है, क्योंकि जहाँ बच्चे वहाँ माँ बाप को होना ही चाहिए। आखिर बुढ़ापे का सहारा तो वही है। मगर मेरा एक सवाल था दोस्त, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। आजकल अखबारों मोबाइलों में ऐसी ऐसी खबरें आती हैं जिनको सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। माँ बाप को सड़क किनारे भीख मांगने छोड़ देते हैं या फिर ट्रेन में बैठाकर भूल जाते हैं, हरिद्वार वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहता ऐसी दुर्घटना तुम्हारे साथ हो, इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। अरे दोस्त, वो कोई मूर्ख बदनसीब बेटा होता होगा जो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देता होगा। ऐसे बेटे होने से तो माँ बांझ होना ठीक समझेगी। देखो भाई, बहू बेटा पर विश्वास रखो, पर अंधविश्वास नहीं करना। थोड़ा मुझ पर भरोसा रखो। चलो अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अगले दिन सब कुछ बेचकर अमर सभी को लेकर शहर आ गया। सब बहुत बढ़िया चल रहा था। श्याम जी ने बेटे को 3 कमरों का नया घर दिलवाया। कुछ पैसे बच्चों की पढ़ाई के नाम एफडी में जमा करा दिए। गरिमा अपने सास ससुर की खूब सेवा करती। कभी बाहर जाना होता तो बच्चों को उनके भरोसे छोड़
निश्चिंत होकर चली जाती। मगर धीरे धीरे घर का सारा काम शारदा जी के कंधों पर आ गया। इतने बड़े घर की साफ सफाई, बच्चों का टिफिन खाना, देखभाल करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होने लगा। उस पर बहू आए दिन अपनी किटी पार्टी, जन्मदिन, हाउस पार्टियां करती रहती, जिसकी वजह से रसोई का सारा काम शारदा जी को संभालना पड़ता। कल बेटा बहू की शादी की सालगिरह थी। शारदा जी ने रसोई का काम तो संभाल लिया, मगर रात होते होते उनके हाथ पांव अकड़ गए। जैसे तैसे रात में खाना खाया, सोचा रसोई की सफाई बर्तन सुबह कर लेंगी, मगर सुबह तक उन्हें बहुत तेज बुखार आ गया। जैसे तैसे अपने बेटे के आगे गिड़गिड़ा कर उसके हाथ से दवा मंगवाई। गरिमा को जैसे ही पता लगा सास बीमार है, तो उसकी देखभाल करने की बजाय अपने सहेलियों के संग घूमने फिरने निकल जाती है। बच्चों के लिए बाजार से खाना ऑर्डर कर देती है। बड़ी मुश्किल से श्याम जी ने शारदा जी के लिए खिचड़ी बनाई और उन्हें दवा दी। 2 दिन बाद शारदा जी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो उठकर काम करने लगीं। श्याम जी उनका हाथ पकड़कर बोले, बस करो भाग्यवान, अब इस उम्र में तुमसे ये सब नहीं होता। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। आज आने दो अमर को, तो दोनों से बात करूँगा। जब अमर और गरिमा घर आए तब अपने बेटे बहू से उन्होंने कहा, बेटा क्यों ना साफ सफाई के लिए काम वाली लगा ली जाए, क्योंकि अब तुम्हारी माँ से इतना काम नहीं होता। ये सुनते ही गरिमा और अमर बोले, कभी तबीयत खराब हो जाती है, उसके लिए हम घर के नियम नहीं बदल सकते। और बाबूजी, मेरी तनख्वाह भी इतनी है कि घर का खर्च ही मुश्किल से निकल जाए, और बाकी जो पैसे थे हमने घर खरीदने में लगा दिए। अब बाई को देने के लिए रुपया कहाँ से आएगा। गरिमा और माँ मिलकर घर को संभाल रहे हैं, तो उन्हें संभालने दीजिए, आप बस आराम कीजिए। मगर श्याम जी जानते थे बहू तो किसी काम को हाथ तक लगाती नहीं है, और शारदा जी कई दिनों से बीमार होकर भी कामकाज में लगी हैं। बेटा, मैंने तेरे लिए इतना किया, तू अपनी माँ के लिए काम वाली की व्यवस्था तो कर सकता है। गरिमा बहू को तो पार्टियों से फुर्सत नहीं है, और फिर तो घर में रोज नया सामान लेकर आता है। कल की ही बात ले लो, तुमने गरिमा को शादी की सालगिरह पर नया सोने का हार सेट लाकर पहनाया है। ये सब देखकर मुझे नहीं लगता कि पैसों की कोई तंगी चल रही है। तभी बहू गरिमा तमतमाते हुए बोली, हद करते हैं बाबूजी, अब आप अपने घर में अपने बच्चों को नज़र लगा रहे हैं, जबकि आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे ने बहू के लिए जेवर जोड़ा है। आखिर काम तो वो परिवार के ही आएगा ना, कौन सा मैं खा जाऊंगी। और फिर आप दोनों दिन भर करते क्या हैं, मुफ्त का खाना खाते हैं। थोड़ा हाथ पांव चला लेंगे या अपने पोता पोती को संभाल लेंगे तो घिस नहीं जाएंगे। बात बहुत बढ़ गई। श्याम जी को सहन ना हुआ और गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। भूलो मत, मेरी वजह से आज तुम इतने बड़े घर की मालकिन बनी हो। कोई एहसान नहीं किया बाबूजी आपने। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। आखिर घर अपने बेटे के लिए ही खरीदा है, वो भी इतने सालों बाद तड़पा तड़पा कर। अब जाकर हम तसल्ली से जी रहे हैं तो बाबूजी को चैन नहीं पड़ रहा। और माँ जी गांव में अकेले ही तो सारा काम करती थी ना, अब शहर आते ही उन्हें नौकर चाहिए। तभी अमर चिल्लाया, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, अड़ोस पड़ोस के लोग सुन रहे होंगे। बाबूजी, मैं कुछ करता हूँ, आप अपने कमरे में आराम कीजिए। बेटे की बात सुनकर श्याम जी और शारदा जी दोनों अपने कमरे में चले गए। तब अमर गरिमा का हाथ खींचते हुए कमरे में ले गया और जोर से बोला, शर्म नहीं आती तुम्हें, किस तरीके की बात करती हो। उनका सब कुछ लूट कर अब हम उन्हें धोखा कैसे दे सकते हैं। सही तो कह रहे हैं, उन्हीं की वजह से तो इतना बड़ा घर मिला है, वरना चप्पल घिस घिस कर पैरों में घाव बन गए थे। मगर किराए के मकान से छुटकारा नहीं मिला था। देखो जी, तुम पहले भी किसी काम के नहीं थे, मेरी वजह से आज इतना बड़ा घर और रुपया पैसा मिला है। मैं तो जैसी थी वैसे ही हूँ और रहूँगी, तो कोई मुझे पार्टियों में जाने आने से नहीं रोक सकता। अगर कुछ करना है तो अपने माँ बाप को वापस गांव का रास्ता दिखाओ। तमतमाते हुए गरिमा बोली, गांव किस मुंह से भेजूं, सब कुछ तो बेचकर यहाँ पर आ गए, अब क्या झोपड़ी बनाकर देता। फिर गरिमा बोली, कोई बात नहीं, शहर में रखने का मन है
तो वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। कभी कभार जाकर मिलना, ज़्यादा हो तो फल मिठाई भी दे आना, नहीं तो मैं बता देती हूँ, मैं अपने मैके चली जाऊंगी। अमर बेचारा धम से बिस्तर पर बैठ गया। सोचने लगा, माँ बाबूजी का साथ दिया तो पत्नी और बच्चे छूट जाएंगे, और अगर पत्नी और बच्चों के साथ रहा तो माँ बाबूजी को छोड़ना ही पड़ेगा। मगर घर की सुख शांति के लिए फैसला तो लेना ही होगा। अब ऐसा गहन चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। कल हमारी फ्लाइट है, पहले ज़रा घूम फिर कर आते हैं, फिर आकर इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाना है सोच लेना। लेकिन गरिमा, तुम ही सोचो, वे लोग वृद्धाश्रम में कैसे रह पाएंगे। तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, अच्छा रहेगा। सोचो उनके यहाँ रहने से कितने फ़ायदे हैं। तुम बच्चों को छोड़कर कितनी निश्चिंतता से घूमने फिरने, पार्टी करने जा सकती हो। साफ सफाई, बागवानी की चिंता नहीं होती, और माँ बढ़िया बढ़िया खाना बनाती हैं। मुझे और तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ता। बच्चे स्कूल से आते हैं, उन्हें दादा दादी का प्यार मिल जाता है। और देखा, जब कभी हमें घूमने जाना हो तो घर में ताला भी नहीं लगाना पड़ता। फ्री की चौकीदारी अलग से। उन दोनों के इस घर में रहने से बहुत फ़ायदे हैं, थोड़ा समझो। अमर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। देखो अमर, बात तो तुम्हारी 100% सही है, लेकिन आज जो उन्होंने कलेश किया है उसके बाद तो मैं उन्हें 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मगर तुम कहते हो तो उन्हें हमारे घर लौटने तक इस घर में रहने की परमिशन देती हूँ, मगर उसके बाद उनका बोरिया बिस्तर यहाँ से बंद जाना चाहिए। और अगर तुम्हारा दिमाग कभी भी ठिकाने पर नहीं आया और माता पिता के चक्कर में मुझे एडजस्ट करने को बोला तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा दोनों बच्चों को यहाँ से ले जाने में। और दूसरा, मैं तुम तीनों पर मानहानि का केस कर दूंगी। फिर काटते रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर, उसके बाद जीत मेरी ही होगी। तब देते रहना भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता, और पड़े रहना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। और गरिमा गुस्से से पैर पटक कर कमरे से बाहर चली गई। शायद अमर के अंदर अपने माता पिता के लिए दया भाव बाकी थे, इसीलिए वो बार बार गरिमा को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जा रहा था, क्योंकि बात भी बच्चों की थी। क्या किया जाए कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो फिलहाल शिमला मनाली जा रहे हैं, वहीं पर कुछ ठंडे दिमाग से सोच विचार करूँगा। ऐसा सोच अमर ने अपने कपड़े डालने शुरू कर दिए। अगले दिन चारों बैग पैक कर घर से निकलने लगे तो शारदा जी बोली, अरे बच्चों, मैंने तुम लोगों के लिए नाश्ता तैयार कर दिया है, अचानक कहाँ जा रहे हो। तभी गरिमा शारदा जी से गुस्से में बोलती है, माँ जी, ज़रूरी था ना आपको टोकना। खैर, अगर इतना ही प्यार था तो कल आप लोग इतना क्यों चिल्ला रहे थे। कल तो बाबूजी को बड़ा कष्ट हो रहा था आपके काम करने से, और आज आप हमारे लिए नाश्ता तैयार कर रही है। इतना एहसान मत कीजिए हम पर, और वैसे भी आपके हाथ के बने खाना खाने के लिए भूखे नहीं बैठे रहेंगे हम जिंदगी भर। गुस्से से तमतमाते हुए गरिमा बोली। गरिमा, थोड़ा चुप हो जाओ। माँ, हम लोग शिमला जा रहे हैं, बच्चों की छुट्टी भी थी तो सोचा थोड़ा घूम आते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, हम चलते हैं, अमर ने कहा। अमर सबको लेकर बाहर गाड़ी के पास चला जाता है, मगर तभी शारदा जी ने देखा कि अमर किसी काम से अपने कमरे में वापस आया है। तभी शारदा जी दौड़कर रसोई में गईं, बड़ा सा खाना का डिब्बा पैक करके श्याम जी से बोली, सुनिए जी, अभी वे लोग निकले नहीं हैं, एक काम कीजिए, यह डब्बा उन लोगों को बाहर पहुंचा दीजिए। मेरे पाँव में दर्द है, वरना मैं ही चली जाती। श्याम जी गुस्से से बोले, तेवर देखे तुमने अपने बहू के किस तरह अपने बाप समान ससुर से जबान लड़ा रही थी, और अब तुम चाहती हो कि मैं नौकरों की तरह उसे खाना देने जाऊं। अगर यही सब आपके बेटे ने किया होता तो थोड़ा भी नहीं सोचते। वो बेचारी एडजस्ट कर रही है, पहले अकेली रहती थी। तुम्हारे नाटक भी तो कम नहीं हैं। देखो जी, सब कुछ एक तरफ, मेरे पोता पोती को और भूखा नहीं देख सकती। गुस्से में उसने सुबह बच्चों को दूध भी नहीं पीने दिया। बेचारे हम बड़ों की सजा छोटे नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे भुगत रहे हैं। ये भूखे रहें मैं सहन नहीं कर सकती, इसलिए जाइए खाने का डिब्बा देकर आइए। श्याम जी गुस्से से बोले, तुम जैसी जिद्दी औरत के कारण ही मेरा जीवन खराब हो गया। तुम ही जिद करती थी, शहर चलो शहर चलो, बहू बेटा के पास रहेंगे, देख लिया परिणाम कैसी बहू है।
और कैसा बेटा? बहू के आगे क्यों नहीं बोलता तुम्हारा जोरू का गुलाम बेटा? जी आप अपनी रामायण थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, बहू के पास नहीं जाना तो बेटा कमरे में है, दे आइए, लगता है पैसे भूल गया है। बहुत जल्दी में था, जाइए कमरे में ही टिफिन थमा दीजिए, कहना माँ ने दिया है, रख लेगा, उसे भी पता है बच्चे भूखे हैं। जाओ अब देर मत करो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? धक्का देते हुए श्याम जी को अमर के कमरे में भेज देती हैं। ना चाहते हुए वे बेटे के कमरे की तरफ पहुँचे। तभी उन्हें अमर की आवाज़ आई, यार तू मेरी समस्या समझ, मामला बहुत गंभीर है। पत्नी मेरे माता पिता के साथ रहना नहीं चाहती, घर में कलेश होते रहते हैं, समझ नहीं आता क्या करूं। कल तो उसने ये तक कह दिया कि अगर शिमला से आने के बाद उन्हें यहाँ देखा तो घर छोड़कर चली जाएगी। अब तू ही बता मैं क्या करूं। तभी उसका दोस्त बोला, अरे यार ये तो आजकल के आए दिन के नाटक हैं। जवान लोग बूढ़े लोगों के साथ रहना नहीं चाहते, इतनी गंभीर समस्या भी नहीं है जितनी तूने बना रखी है। उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब तुम लोगों को जीनी है। कब तक घर में लड़ाई झगड़ा करते रहोगे? बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? मेरी मान तो ये बहुत अच्छा सुझाव है, उस पर अमल कर। अमर ने पूछा, सच में यार ऐसा हो सकता है? किसी को कुछ बुरा तो नहीं लगेगा? वहाँ इतनी सुविधा मिलेगी? फिर दोस्त अजीत बोला, क्यों लगेगा, बल्कि वो लोग तो बहुत सुख से रहेंगे। अब तू जा छुट्टियाँ मना, इतनी चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब देख लूँगा। हाँ यार तूने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। ठीक है, शिमला से आते ही तू सब संभाल लेना। हाँ हाँ सब संभाल लूँगा, चल अब रखता हूँ, बाय। उसने फ़ोन रख दिया। उधर तसल्ली करता हुआ अमर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, अरे बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमर ने पूछा। वही तो समझ में नहीं आ रहा बेटा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं पापा। बेटा अगर तुम समझते तो आज घर के हालात कुछ और होते, मगर ये तुम्हारी माँ है ना, महामूर्ख औरत है, बेटे के मुंह में अंधी हो चुकी है। देखो तो बहू ने कितना कुछ कहा, क्या क्या नहीं किया हम लोगों के साथ, फिर भी उसे भूखा नहीं देख सकती। हुई ना बच्चों के मुंह में अंधी। मुस्कुराते हुए टिफिन अमर के हाथों में थमा दिया। खा लेना बेटा, रास्ते में माँ का प्यार है, शायद तुम्हारी भूख मिट जाए। वैसे तो आजकल सब इतने भूखे हो गए हैं कि उन्हें खाना, रुपया पैसा, मकान, जमीन जायदाद, खेत खलियान सब कुछ मिल जाए फिर भी उनकी भूख खत्म नहीं होती। बाबूजी यह क्या पहेलियाँ बुझा रहे हैं? मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, बोलकर अमर वहाँ से चला गया। उसे जाता हुआ देख श्याम जी की आंखों में आंसू आ गए और मन में सोचने लगे, क्या इंसान ये दिन देखने के लिए बच्चे पैदा करता है? और श्याम जी परेशान होकर अपने पत्नी के पास चले जाते हैं। वो अपनी पत्नी को परेशान देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? जी बच्चों की याद आ रही है, जब से वे गए हैं तब से मेरा भी मन बड़ा बेचैन है। अच्छे से लाड़ प्यार भी नहीं कर पाई, पता नहीं खाना खाया होगा या नहीं। हमें उन्हें कम से कम खुशी खुशी विदा तो करना चाहिए था। यूं लड़ लड़ कर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। इतनी दूर जा रहे हैं, उनके साथ अपना आशीर्वाद भी भेजना चाहिए था। फिर अपने मन को समझाते हुए बोलती हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद फ़ोन पर बहू बेटा से बात कर लूँगी। चुप हो जाओ भाग्यवान, गुस्से में लाल आंखें करते हुए श्याम जी बोले, बहुत हुआ तुम्हारा लाड़ प्यार। तुम जिन लोगों पर इतना प्यार लुटा रही हो वो तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं इसका तुम्हें पता भी नहीं है। और अगर मैंने बता दिया तो तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और ये प्यार किस चिड़िया का नाम है ये भी भूल जाओगी कि तुम्हारा भी परिवार है। भांग खा ली है क्या? सुबह सुबह कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, क्या हुआ मुझे बताइए। शारदा जी घबराते हुए पति से पूछती हैं। तुम सुनना चाहती हो तो सुनो। एक ही सांस में जो भी कुछ उनके मन में था सब कुछ बोल दिया। सुनते ही शारदा जी धम से कुर्सी पर बैठ गईं। क्या इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बेटे बहू से? हे प्रभु, ये सब देखने से पहले मुझे दुनिया से क्यों नहीं उठा लिया? तुम चिंता क्यों करती हो शारदा? मैं भी ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर अपने बाप को याद रखेगा और ये उदाहरण हर बेटे के लिए होगा।
जी आप क्या कर लेंगे, क्या करने वाले हैं मुझे भी बताइए। तुम चुप हो जाओ, बोलकर वो बाहर चले गए। 7 दिन की छुट्टी खत्म होने पर गरिमा अमर बच्चों सहित घर लौट रहे थे। सच अमर जी, इस बार जो मज़ा आ गया, पहली बार हम इतनी दूर घर द्वार की चिंता किए बगैर घूमने गए थे। हसीन वादियों में दिल भी खुश हो गया। बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। ये देखो कितनी सुंदर तस्वीरें आई हैं हम सबकी। अब तो घर में आराम करने का इरादा है। गरिमा और अमर दोनों ही बातों में मस्त और व्यस्त थे। कब घर आ गया पता ही नहीं चला। गाड़ी रुकते ही, तुम चलो मैं सामान उतारता हूँ, तुम बच्चों को लेकर आराम करने कमरे में पहुँचो, अमर गरिमा से बोलता है। अरे अमर, घर में ये लड़कियाँ क्या कर रही हैं? आश्चर्य से गरिमा ने अपने पति से कहा। देखो तो, 2 बालकनी में 2 बगीचे में बैठी थीं। तभी वहाँ से जाती एक लड़की को रोककर अमर ने पूछा, आप लोग कौन हैं और हमारे घर में क्या कर रही हैं? यहाँ तो हमारे माँ बाबूजी रहते हैं। भैया ये घर तो श्याम जी का है, उन्होंने हमें ये किराए पर दिया है। हम लोग पास के ही कॉलेज में पढ़ती हैं। घर दूसरे शहर में है, ये घर कॉलेज के पास है, इसीलिए यहाँ कमरा किराए पर लिया है। वैसे आप लोग कौन हैं? पहले तो कभी नहीं देखा, क्या कमरा किराए पर लिया है? ये बात सुन अमर और गरिमा दोनों के तोते उड़ गए। वो दोनों मन में सोचते हैं कि ये माँ बाबूजी ने क्या कर डाला, घर किराए पर दे दिया, वो भी हमसे बिना पूछे। उनकी इतनी हिम्मत। बहू बेटा दोनों ने गुस्से में तमतमाते हुए घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा अम्मा बाबूजी टेबल पर बैठे चाय नाश्ता कर रहे थे। माँ बाबूजी बेटे के जाते ही घर को हॉस्टल बना दिया। आखिर आपने यह सब किससे पूछकर किया? और माँ बाबूजी इस उम्र में सठिया गए हैं, मगर आपने भी उन्हें नहीं रोका, लड़कियों को कमरा किराए पर दे दिए। फिर गरिमा भी गुस्से से चिल्लाई, मेरा कमरा इन लड़कियों को दे दिया, मेरा सारा सामान कहाँ है? बाबूजी, घर में छोटी मोटी लड़ाई होती रहती है, मगर कोई ऐसे अपने बेटे को अपमानित करता है? अब आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? और दूसरी बात, ये घर आपके बेटे का है, आपने हमसे बिना पूछे ही सब डिसीजन कैसे ले लिया? गरिमा तिलमिलाते हुए बोली। आराम से चाय का कप टेबल पर रखते हुए श्याम जी बोले, कौन सा घर किसका घर? तुम लोग किस हक की बात कर रहे हो? और मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए तुम लोगों से पूछने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। और फिर तुम दोनों जो करना चाहते थे वो मैंने कर दिया। बस फर्क इतना है, इस घर से हम दोनों जाने वाले थे, अब तुम दोनों चलते बनो। बाबूजी के मुंह से ऐसी बात सुनते ही दोनों का मुंह खुला रह गया। फिर भी गरिमा कहाँ पीछे रहने वाली थी। ये घर तो मेरे पति का है, आप किस हक से इसे किराए पर चढ़ा सकते हैं? बहू, शायद तुम भूल गई हो, ये घर तुम्हारी सास के नाम पर लिया गया था। पूछो अपने पति से, टैक्स बचाने के चक्कर में उसने महिला सीनियर सिटीजन के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। पैसे बचाने थे, इसी चक्कर में बड़ी भूल कर दी, मगर इसकी भूल हमारे लिए अच्छी साबित हुई। मगर बाबूजी, आप भूल रहे हैं, पिता की प्रॉपर्टी में बेटे का पूरा अधिकार होता है। कोर्ट कचहरी कर आपसे अपना हक लेकर रहेंगे। तब श्याम जी अपने बेटे बहू से कहते हैं, आगे की सारी बात वकील साहब तुम्हें बताएंगे। इतने में वकील माधव और उनके गांव के खास दोस्त मनोहर जी वहां आ गए। वकील साहब बोले, कानूनन इस घर पर तुम्हारा कोई हक नहीं, क्योंकि इस घर में लगा सारा पैसा श्याम जी की किसानी की कमाई का लगा है, जिसके गवाह खुद मनोहर जी हैं, जिन्होंने खेत की जमीन खरीदी है। तो अब जो कुछ भी है श्याम जी का है, और उनकी मर्जी के बगैर तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिल सकती। करते रहो लाख कोर्ट केस, सारी बाजी हाथ से जाते हुए देख गरिमा बोली। गिरगिट की तरह रंग बदलकर और बनावटी आंसू लेकर गरिमा बोलती है, माँ बाबूजी, आखिर गलती तो बच्चों से ही होती है। बड़ों का फर्ज है उनकी गलती पर उन्हें समझाएं, डांटें, मगर इस तरह हमें घर से बेघर ना करें। यूं घर से बेघर कर देना गलत है। कुछ नहीं तो आप अपने पोता पोती की ही सोचें, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे बेचारे। हाँ बाबूजी, जरूर कोई गलत फहमी हुई है और उसके चलते आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं। छोटे मोटे झगड़े आखिर किस घर में नहीं होते, उन्हें सुलझाना चाहिए।
ना कि दूसरों को बुलाकर घर में तमाशा करना चाहिए। उसका इशारा वकील साहब और दोस्त मनोहर जी पर था। समझिए बाबूजी, बाहर वाले लोग सिर्फ हंसी उड़ाते हैं, घर वाले होते हैं जो एक दूसरे की समस्या को समझ सकते हैं। आज तक चुप रहने वाली शारदा जी बोल पड़ी, वाह बेटा, तेरी नसीहत सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई। कम से कम तुझ में इतनी अकल तो है। आज जान गए कि बाहर वाले और घर वालों में क्या फ़र्क होता है। लेकिन अब तू मेरी नसीहत सुन। अपने बेटा बहू पर यकीन करके मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। तुम लोगों पर इतना भरोसा किया, सब कुछ पार दिया। तुम्हारे बाबूजी से भी लड़ाई की, हर बार यही कहती रही, शांति बनाए रखो, घर का मामला है, सुलझ जाएगा। मगर तुमने हमें वृद्धाश्रम भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था। अमर और गरिमा एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब श्याम जी बोले, घबराओ मत बेटा, ये बात तो मैंने उसी दिन सुन ली थी जिस दिन तुम शिमला जाने के लिए निकल रहे थे। चाहता तो मैं उसी दिन तुम दोनों को घर से बाहर निकाल देता, लेकिन तुम मुझे आश्चर्यचकित करते उससे पहले ही मैंने तुम्हें हैरान कर डाला। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि प्लान तुम ही नहीं मैं भी बना सकता हूँ। अब तुम ज़्यादा देर मत करो, तुम्हारा सामान स्टोर रूम में पड़ा है, फटाफट उठाओ और चलते बनो। मगर बाबूजी, मैं कहाँ जाऊँगा? इसकी चिंता तब करनी चाहिए थी जब तुम अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकालने की सोच रहे थे। बेटा, अगर ऐसा होता तो मैं भी तुम्हारे दादा दादी को निकाल देता, मगर मैंने भी तो उम्र भर उनकी सेवा की। यह सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, फिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो मान लेते हैं तुम्हें अलग रहना था, तो साफ साफ बता देते, हम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लेते। मगर इस तरह हमें घर से बेघर करने के तरीके तुम्हें नहीं आजमाने चाहिए थे। अब इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। माँ, आप ही समझाइए ना बाबूजी को। मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं 1 महीने का किराया दे सकूं। जो था सब खर्च कर दिया। बेटा, ये सब पहले सोचना चाहिए था। जो भी खर्च पिछले 1 साल से कर रहे हो वो बाबूजी की मेहनत के थे। फिर शारदा जी गरिमा की ओर देखते हुए बोलती हैं, बहू, केस तो मैं करूँगी तुम पर। वकील साहब, फटाफट केस बनाइए। बेटा बहू द्वारा घर से निकाल देने की साजिश। हमारे पैसों से प्लाट और गहने खरीदे गए, छुट्टियां मनाई गईं, सारा पैसा वसूल करना है। कीजिए बहू बेटा पर मानहानि का दावा, शारदा जी ने कठोर शब्दों में कहा। अब तो गरिमा के मुंह में कोई शब्द ना बचे। हर बात पर कोर्ट कचहरी की धमकी देती थी। आज बहू को सास के मुंह से वही सब सुनकर उसे एहसास हुआ कि कितनी गलती करती थी। पैसे और गहने के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि बूढ़े सास ससुर को नौरा बनाकर इस्तेमाल कर रही थी। पैसों के लिए गांव से लाई और शहर लाकर नौकरों से भी बुरा बर्ताव किया। इतने से भी जब मन नहीं भरा तो दोनों को वृद्धाश्रम भेजने की योजना बना डाली। हम जिम्मेदारियों से मुक्त जीवन जीने की कोशिश में लगे रहे, मगर भूल गई जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती। तब हाथ जोड़कर अपनी सास ससुर से बोली, माँ बाबूजी, आपने जो किया अच्छा किया, हम इसी लायक हैं। मुझे तो अमर ने कई बार रोका भी, मगर मैं नहीं मानी। मेरी वजह से आज एक बेटे पर से माँ बाप का भरोसा उठ गया। अगर कल को यही सब मेरे साथ हुआ होता तो, मगर अब मैं अपनी भूल सुधारने की कोशिश करूँगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे रुपया पैसा चाहिए, बल्कि इसलिए कि देवता समान माता पिता का दिल दुखाने का प्रायश्चित करना है। श्याम जी और शारदा जी दोनों दोबारा बेटे बहू की बातों में नहीं आना चाहते थे। जब एक बार भरोसा उठ जाए तो दोबारा करने में बहुत मुश्किल होती है। फिर भी अंदर से मन पिघल रहा था, मगर बाहर से सख्त बने रहे थे, क्योंकि अब उनमें धोखा सहने की हिम्मत और ताकत दोनों ही नहीं थी। दोनों चुपचाप घर से चले गए। घर के पास ही मकान किराए पर लिया ताकि माँ बाबूजी का ख्याल रख सकें। कभी सामान लेने के बहाने तो कभी माँ बाबूजी को देखने के बहाने दोनों घर के चक्कर काटा करते थे। गरिमा पहले जैसी नहीं रही। वो अपनी सास के लिए अपनी पसंद की सब्जियां बनाकर लाती, तो कभी बाबूजी के लिए मिठाइयाँ लेकर आती है। अमर भी बहाने से बात करने की कोशिश करता, मगर अब वे सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देते थे। हाँ, बच्चों के साथ खूब हंसते बोलते, घर में कमाई का जरिया
अमर की ही तनख्वाह थी। खर्चे बढ़ रहे थे, इसलिए गरिमा ने अपनी फिजूल खर्ची बंद कर दी और एक टिफ़िन सेंटर शुरू कर दिया, जिसके 2 मकसद थे। पहला तो कमाई और दूसरा माँ बाबूजी के लिए घर पर निगरानी। उसे अच्छे से पता था कि वे लोग कभी आगे से बुलाएंगे नहीं, मगर गरिमा और अमर जानते थे अब बाबूजी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। उन्हें अस्थमा था और अब फेफड़े भी साथ नहीं देते थे। उनका ध्यान रखना जरूरी हो गया था, मगर अब वे बेटा बहू पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब बेटा बहू ने भी विश्वास जीतने की ठान ली थी। एक दिन गरिमा लड़कियों को डिब्बा पहुंचाने घर पहुंची तो देखा बाबूजी हॉल में बेहोश पड़े थे। पीछे से शारदा जी मंदिर से पहुंची। उन्हें ऐसी हालत में देखकर रोना पीटना चालू कर देती हैं। माँ जी चुप हो जाइए, इस तरह रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। चलिए बाबूजी को उठाकर पलंग पर लिटा देते हैं। खबरदार जो उन्हें हाथ भी लगाया। शारदा जी तमतमा गईं और दूर हो जा मेरी नज़रों से। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे ससुर की ये हालत है। ना तुम हमको ऐसे धोखा देती, ना हम ऐसे घुट घुट के जी रहे होते। अच्छे भले गांव में सादा जीवन जी रहे थे। ना जाने क्या सूझी जो तुम लोगों के छल कपट में फंस गए और अपना सब कुछ बेचकर यहाँ शहर आ गए। उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। तुमको क्या लगता है यह सब जो हुआ उससे हमें कुछ सुख मिला? पहले जो शारदा जी अपनी बहू पर जान छिड़कती थीं, आज वही उसे कोसे जा रही थीं। इससे गरिमा को बहुत आत्मग्लानि हो रही थी। कहीं ना कहीं वह भी इन सब घटनाओं की मुख्य कारण थी। माँ जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप कहें तो मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, मगर अभी बाबूजी को डॉक्टर की जांच की बहुत ज़रूरत है। शायद उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए पहले हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मगर शारदा जी तो जैसे पति की हालत देख पगला गईं। उन पर गरिमा की किसी बात का असर नहीं हो रहा था। गरिमा ने तुरंत एम्बुलेंस और अमर को फ़ोन किया। अमर को आने में देर लग गई, मगर तब तक एम्बुलेंस आ गई। उसने फटाफट बाबूजी को हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर से बात करना, इलाज दवा के लिए अस्पताल भागा दौड़ी करना, सब कुछ करती रही। तभी अमर टूर से लौट कर आया। यह सब क्या हो गया? गरिमा कुछ बोलती उससे पहले ही शारदा जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। ये सब तेरी और तेरी बीबी की वजह से हुआ है। हमारा सब कुछ तो लूट लिया तुम लोगों ने, अब हमारी जान भी लोगे। छोड़ क्यों नहीं देते हमारा पीछा? क्यों घर में बार बार आते हो अपनी शक्ल दिखाने, जो तुम्हारा धोखा और फरेब याद दिलाता है? कहीं अभी भी तुम लोगों की कोई गंदी चाल तो नहीं? गरिमा बहू, कहीं तुमने ही तो कुछ नहीं किया? क्योंकि उस वक्त घर में तुम अकेली थीं। बताओ, बाबूजी से कुछ कहा तो नहीं तुमने, जिसके कारण उन्हें दिल का दौरा पड़ गया? जरूर रुपया पैसा मांगा होगा और उन्होंने इनकार कर दिया होगा। बोलो, यही हुआ ना? शारदा जी बाबरी सी अपनी बहू पर इल्ज़ाम लगा रही थीं। तभी डॉक्टर आए और बोले, अम्मा जी, यह अस्पताल है, यहाँ ज़ोर ज़ोर से बातें ना कीजिए। अगर आपको लड़ाई झगड़ा करना ही है तो बाहर चली जाइए। शारदा जी बोली, नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर निकालना है तो इन दोनों को निकालो। चलो यहाँ से निकल जाओ, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। माँ जी, आप क्या कर रही हैं? अगर आपकी बहू ने सही समय पर इन्हें अस्पताल ना पहुँचाया होता तो श्याम जी को बचाना मुश्किल था। घर में जो भी विवाद हो, कम से कम अभी तो शांति बनाए रखें। गुस्से से डॉक्टर बोलकर चला गया। उसकी बात मानकर शारदा जी थोड़ा शांत हो गईं, मगर उनके दिल और दिमाग में उठते सवाल ज्वालामुखी की तरह फूट रहे थे। उनकी शक की सुई गरिमा पर ही अटकी हुई थी। हो ना हो बहू ने कुछ किया है। शारदा जी की बात सुन गरिमा बहुत आहत हुई। अमर का हाथ पकड़कर बोली, सुनिए जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो वहाँ सिर्फ टिफ़िन देने गई थी, साथ में माँ बाबूजी की सेहत का हालचाल लेने गई थी। जब मैं वहाँ पहुँची, बाबूजी तड़प रहे थे। मैं रसोई में पानी लेने गई, तब तक बाबूजी बेहोश हो गए। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की। इतने में माँ जी आ गईं और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर ना जाने कैसे कैसे इल्ज़ाम लगाने लगीं। देखिए जी, पहले जो हमसे गलतियाँ हो गईं, हम सुधारने की पूरी कोशिश करते रहे हैं। मान भी लिया, कोई इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया था। लालच में अंधे होकर अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम में छुड़ाने का सोचा था।
मगर मेरी सोच इतनी गिरी हुई नहीं है कि मैं उन्हें मारने की सोचूंगी। छी छी, ऐसा मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आप माँ को समझाइए ना। तभी लंबी सांस लेकर अमर बोला, नहीं गरिमा, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। तुमने जो कुछ भी किया माँ उसे माफ़ नहीं कर पा रही है, और अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो मुझे लगता है वह तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ अकेले मेरे लालच में नहीं हुआ, आप भी सब कुछ चाहते थे। उन्होंने पैसा भी अपने बेटे और बेटे के बच्चों की खुशी के लिए दिया था, मगर आज सारा इल्ज़ाम एक बहू पर लगा दिया गया। माना मैंने अपने ऐशो आराम के लिए उन लोगों का उपयोग किया, लेकिन उस गलती का प्रायश्चित पिछले 2 साल से कर रही हूँ। माफ़ करें ना करें, कम से कम मरने मारने का इल्ज़ाम तो ना लगाएं। अमर चुप हो गया, क्योंकि गलत कौन है इसका फैसला करने वाले हम कौन होते हैं। वक्त के आगे सब हार चुके थे। बाबूजी से ना जाने कितनी बार अमर व्यापार के लिए पैसे मांग चुका था, मगर वो कभी देने को राजी नहीं होते थे। इसलिए उसे छोटी नौकरी पर गुजारा करना पड़ा और बच्चों का पालन पोषण करना भारी हो रहा था। धीरे धीरे सब ख्वाहिशें बढ़ती गईं, इनको अमर पूरा नहीं कर पा रहा था। कहीं ना कहीं मलाल तो उसे भी था, शहर की जिंदगी जीने का। पैसा ही सब कुछ होता है। अगर आपके पास पैसा नहीं हो तो कोई आपको पूछता नहीं। सोसाइटी में अपना दबदबा बनाने के लिए ज़्यादा नहीं तो दिखावे के लायक पैसा तो होना ज़रूरी है। गरिमा ही क्यों, उसके भी तो शौक थे। अच्छा खाना पीना, अच्छा कपड़े लेना उसका मन भी करता था, मगर नौकरी से ये सब करना मुमकिन नहीं था। जब बाबूजी पैसा देने के लिए मना करते थे, अमर मन मसोच कर रह जाता था। कहीं ना कहीं बाबूजी भी तो बेटे के गुनहगार हैं। सही समय पर बेटे की मदद कर देते तो आज इस स्थिति में ना होते। बाबूजी के आज हाथ पांव चलना बंद हो गए। तब उन्होंने फैसला किया कि हम सब कुछ बेचकर बेटे के साथ शहर में रहेंगे। आखिर आराम तो वो भी चाहते थे, और जब उनकी मर्जी हुई तब उन्होंने पैसा दिया। अब जब इतने सालों बाद इतना सारा पैसा अमर और गरिमा को दिखा, तब वे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने लगे और एंजॉय करने लगे। माता पिता की टोका टाकी बुरी लगने लगी। दिन रात एक ही ताना देते, हमारा पैसा उड़ा दिया, और इसी उलझन की वजह से दूसरों की सलाह लेने लगे। अब लगा माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज देते हैं। गलत था, मगर कोई चारा भी नहीं था। माँ बाप ने भी ठीक किया, बहू बेटे को सबक सिखाया, मगर अब कब तक एक ही इल्ज़ाम का बोझ ढोना पड़ेगा, यह भी समझ नहीं आ रहा था। गलती अकेली गरिमा की नहीं, अमर की भी है, कह सकते हैं बाबूजी की भी है, लेकिन इन सबको मानेगा कौन? क्या सौरती सिर्फ बहू बेटा थे, बाबूजी नहीं? तभी नर्स अमर के हाथ में एक फॉर्म पकड़ाकर चली गई, बोली, इसे भर कर दीजिए। श्याम जी के दिल का ऑपरेशन होना है, 2 लाख अभी जमा करना होगा, बाकी बचा पैसा ऑपरेशन के बाद दे दीजिएगा। पैसे के बारे में सुनते ही शारदा जी कांपने लगीं। मुझे तो कुछ पता नहीं है, पैसा कहाँ है और किधर है। अब इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊंगी, बोलकर रोना शुरू कर देती हैं। तब गरिमा बोली, माँ जी शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। तू चुप कर, सब तेरी वजह से हुआ है। तू अभी भी अस्पताल में क्या कर रही है? चल निकल यहाँ से, ऐसा बोलकर जोर जोर से रोने लगीं। अमर और गरिमा समय की नजाकत को समझकर पैसे की व्यवस्था करने निकल पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों ने हॉस्पिटल में पैसा जमा करवा दिए। गरिमा और अमर ने बड़ी मुश्किल से इन पैसों का इंतजाम किया था। वो नहीं चाहते थे कि उनकी एक गलती के चक्कर में उनके बाबूजी हमेशा के लिए दुनिया से चले जाएं। भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी मेहनत रंग लाई। श्याम जी का ऑपरेशन अच्छे से हो गया। गरिमा और अमर दोनों ही भगवान का बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे। 2 दिन के बाद जब श्याम जी को होश आया तो देखा उनके पास शारदा जी बैठी हुई थीं। श्याम जी को जगा हुआ देख पहले तो वह बहुत प्रसन्न हुई, फिर बोली, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब यहीं हैं, कुछ चाहिए हो तो बताइए। बहू गरिमा को बुलाओ। खड़ी आवाज़ में श्याम जी बोले, क्यों उस मनुष्य का नाम ले रहे हो जी? पहले आप ठीक हो जाइए, घर चलिए, फिर जो सज़ा देना है उसे हम देते रहेंगे। तब श्याम जी बोले,
इस बार हम साफ कह देंगे मोहल्ले से ही दूर चली जाए, ताकि दोबारा हमारे घर में ताकने झाँकने कभी ना आए। गुस्से में तमतमाते हुए शारदा जी ने पिछली सारी बातें बोल दी। श्याम जी ने फिर से शारदा जी से बोला, बेटा बहू को बुलाओ, तभी बताऊंगा क्या कहना चाहता हूँ। पति की इच्छा मान शारदा जी ने बाहर आकर बहू बेटे को दोनों को अंदर बुलाया। जैसे ही माँ ने बताया कि पिताजी को होश आ गया है और वो उनको अंदर बुला रहे हैं, तब गरिमा और अमर दौड़कर उनके पास जाते हैं। पिताजी को ऐसे देखकर गरिमा और अमर के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तब गरिमा और अमर को देखकर श्याम जी बोले, शारदा, बहू की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मैं वहाँ अकेला चक्कर खाकर गिर पड़ा था, तभी बहू ने मुझे उठाने की कोशिश की, पानी पिलाया, कहती रही बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा। इतने में तुम आ गई और तुमने आते ही जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं इशारों से तुम्हें चुप रहने को कह रहा था, मगर तुम समझी नहीं और जोर जोर से तुम गरिमा बहू पर चिल्लाती रहीं। फिर मैं बेहोश हो गया। मैंने अभी डॉक्टर से भी पूछा तो पता चला कि तुमने बहू को क्या कुछ नहीं कहा, फिर भी उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी मेहनत का पैसा और गहना सब कुछ बेचकर मेरे इलाज पर खर्च कर दिया। इस बात का सबूत है कि बहू सच में अपनी गलती का पश्चाताप कर रही है, ना कि हमारे घर आकर हमसे रुपया पैसा लूटना चाहती थी। अभी तक तो जो हुआ उसे भुलाने में भलाई है। मैं चाहता हूँ बेटा बहू और बच्चे हमारे साथ आकर रहें, और अगर कोई परेशानी है तो मिलजुल कर हल करेंगे। गरिमा बहू, तुमने मेरी जान बचाकर साबित कर दिया कि तुम सच में अपनी की गई गलती का पश्चाताप कर रही हो। बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। और अमर, मैं जानता हूँ तू शुरू से अपना डिपार्टमेंट स्टोर खोलना चाहता था, मगर हर बार मैंने तुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हमेशा पैसों की तंगी तुझे बनी रही। लेकिन अब मैं तुझे तेरा सपना सच करने के लिए पैसा तो दूंगा ही, साथ में तेरी दुकानदारी में हाथ भी बटा दूंगा, ताकि यह गरिमा बहू द्वारा दी गई जिंदगी मैं अच्छे से जी सकूं। श्याम जी की बात सुनकर शारदा जी बोली, गरिमा बहू, मुझे माफ़ कर देना। मैं भी ना जाने क्या क्या इल्ज़ाम तुझ पर लगाती रही, मगर तू चुपचाप सब सह गई, क्यों कुछ नहीं बोला। सच बहू, मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगें। गलती तो मैंने की थी, जिसकी सज़ा मैं भुगत रही थी। मेरे कर्म ही ऐसे थे, तो मेरे साथ यह सब होना लाजमी था। जब हम कोई बहुत बड़ी गलती करते हैं तो उसका दाग आसानी से छुटा नहीं पाते हैं। और फिर आप तो मेरी माँ समान हैं, आपके कहे का क्या बुरा मानना। नहीं, मैं भी अपनी गलती का भुगतान करूँगी। तेरे टिफ़िन सेंटर में मुझे भी नौकरी दे देना। आम का अचार, चटनी बनाना, सब्जियों की काट छाट करना मैं खूब अच्छे से जानती हूँ। माँ जी, आप भी ना और कितना पाप चढ़ाएंगी अपनी बहू पर। फिर गरिमा आगे बोलती है, अगर बाबूजी ने मुझे मौका दिया है तो मैं आप सभी की खूब सेवा पानी करूँगी। आप बस बैठे बैठे हुक्म दीजिएगा। मुस्कुराकर बोली। आज सभी लोगों ने अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया और एक बार फिर से सभी के जीवन में सब कुछ अच्छा हो गया। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब गरिमा और अमर भी अपना जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं। गरिमा अपना टिफिन सेंटर में अच्छे से कार्य कर रही है और अपने माता पिता समान सास ससुर की खूब सेवा करती है। और श्याम जी और शारदा जी भी अपने बेटे बहू पोता पोती के साथ अच्छे से जीवन गुजार रहे हैं और उनके साथ सहयोग भी कर रहे हैं। तो आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।